स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सामने लेके तो बजा दो भाई। आज अभी मुझे अंजू रंजन जी की किताब शीतल धूप के विमोचन का सौभाग्य मिला। अंजू जी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश संवर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में इस समय सचिव है, रंजन कुमार उनकी पत्नी है। अंजू जी ने इस किताब में 12 कहानियों का संग्रह किया। इनका पहला किताब है, इसके पहले कविताओं के बहुत सारे संग्रह लिखे हैं, लेकिन ये कहानियों का पहला संग्रह और इसमें इतनी ग्रामीण परिवेश को इतना नजदीक से देखा है। गांव की भाषा हो, गांव का भाव हो, गांव का संवेदना हो, गांव की बोलचाल हो, गांव की जो जितनी सारी चाल ढाल होती है, जितनी सारी चीजें होती है, हर चीज को जिस नजदीकी के साथ देखा है और जैसे अभिव्यक्त किया है, मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही लोकप्रिय होगी, क्योंकि जब पाठक उसे पढ़ेगा तो उसको अपने नजदीकी, अपनी खुद की जिंदगी नजर आएगी, उससे गाँव के परिवेश अगर कोई भी उसका संबंध होगा। इसमें नारी की संवेदना के बारे में, और वो भी नारी जो एक यथार्थ नारी, ये भी नहीं कि बिल्कुल आदर्शवादी नारी, बल्कि यथार्थ में वास्तव में क्या हो रहा है उसको अलग अलग कहानियों के रूप में। जैसे अब शीतल धूप जो पहली उनकी शीर्ष कहानी है, तो शीतल धूप में उन्होंने पूरे अपनी कहानी में, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे चूल्हे बनाने की बात हो, धूप सुखाने वाली बात हो, सब करते हुए जो अपनी बिटिया को, बिटिया की जो शादी करती है, 12 साल की बिटिया को 15 साल से ज्यादा उम्र के एक सैनिक के साथ शादी करती है, और वो बिटिया उसकी चूल्हा जलाते समय आग लग करके जो नालन की साड़ी में जल के मर जाती है, उसकी जो छाया है, उसकी छाया हमेशा उसके दिल दिमाग में तंग करके रहती है और हर जगह बार बार याद आती है, तो वही उसकी शीतल धूप हो जाती है। ऐसे हर एक कहानी में सावित्री की कहानी है, जो कहानियां इन्होंने इसमें संग्रह किया है, चाहे वो सावित्री हो, एक जोड़ी चप्पल हो, शीशे का पेड़ हो, बागी भी लड़की की सारी, ये सब कहानी जितनी सुंदर तरीके से अंजू जी ने बताया, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य की बात थी कि एक विदेश सेवा का अधिकारी गांव में पले बढ़े जरूर है, लेकिन एक बार जब आदमी निकल जाता तो गांव को भूल जाता, लेकिन अभी वो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, अभी भी उन व्यक्तियों के साथ, अभी भी उन भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई, उनको याद रखा हुआ और उसको अपनी कहानी में व्यक्त कर रही है, और उसको जो है उसके माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से दोबारा जीवन कर, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पाठक इसको पढ़ेंगे उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरी 12 कहानी पढ़ करके एक धुन में ही सारा पढ़ जाएंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बहुत बधाई भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनकी लेखनी से और भी नई रचनाएं फूटेंगी। कविताओं से अभी ये कहानी पे आई है, कहानी से उपन्यास पे जाएंगे, ऐसे तमाम सारी चीजें, और इससे जो रचना के माध्यम से समाज को बनाए रखने की बात होती है, समाज की जो धरोहर है उसको बनाए रखने की बात, उसमें अपना योगदान जारी रखें। धन्यवाद। एक्चुअली मैं तो कहानी लिख रही थी इंडिविजुअल। ये सारी कहानियां पहले भी कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है,
तो अमूमन वो मैं बता नहीं सकती कितना समय लगा, क्योंकि मैंने ऐसे सोच के नहीं लिखा कि ऐसे 12 कहानी लिखूंगी और एक संग्रह हो जाएगा। अभी भी मेरे पास अप्रकाशित 40-50 कहानियां हैं जिसको धीरे धीरे तराश कर प्रकाशित करवाना है। तो अमूमन मुझे लगता है फिर भी एक किताब लिखने के लिए अराउंड 3-4 महीने लग जाएंगे, 4 महीने आराम से आप, क्योंकि आप ऐसे लगातार रोज नहीं लिख सकते। जब लेखक की जो ये होता है क्षमता होती है, वो कभी कभी आप छोड़ देते हैं, फिर बाद में लिखते हैं, फिर आपका मूड करता है तब उसी ना फिनिश करते हैं, फिर आप उसको काट देते हैं, नहीं अच्छा नहीं लिखा, दोबारा लिखना है। तो ये चलता रहता है, जद्दोजहद रचनात्मक जो संघर्ष है वो चलता रहता है, फिर आप पूरा करते हैं। तो हमने इसको इस तरह से नहीं देखा कि इन 12 कहानियों को ही संग्रह में लाएंगे, और मैं चाहती थी ग्रामीण परिवेश की कहानी एक जगह लिख करके एक साथ आए, वही मैंने कोशिश की। मैं खुद गांव से हूँ मैंने गांव से हूँ और गांव से मेरी पढ़ाई हुई है, और अभी भी मेरी माँ गांव में ही रहती है, तो हम गांव में जाते आते रहते हैं। और यही कारण है कि मुझे गांव का एक एक चीज पता होता है, एक एक विवरण पता होता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु हुई, किसके घर में विवाह हुआ, किसका जन्म हुआ मेरे गाँव में। और मैं अभी भी गाँव से बहुत जुड़ी हुई हूँ। यही कारण है कि बहुत सारी कहानियों का जो उत्पत्ति हुई है वो उन्हीं ग्रामीण परिवेश में हुई है। तो मेरे लिए तो बहुत एक आश्चर्य भी और एक सुखद अनुभव भी। भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी, जो पुराना परिवेश उसका था जरूर, हमारे गांव का, शहर का, देश का, और उसके बाद काफी समय विदेश में गुजारने के बाद अभी भी अपनी माटी के साथ वो जुड़ा हो और उस जुड़ाव को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की अभी भी वो क्षमता रखता हो और आकांक्षा रखता हो, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव था। मैंने अंजू जी को बधाई दी और सहर्ष मैंने कहा मैं जरूर आपके इस कार्यक्रम के लिए पहुंचूंगा, और आज हम सब उनके इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस खूबसूरत कृति के लिए अंजू जी को सारे के सारे लोग तालियों के साथ। अभी हिमांशु जी को हम सुन रहे थे, वैसे मैंने कहानी एक बार में 2-2 बार पढ़ी थी, बट हिमांशु जी को कहने का लहजा ही अलग है। वो जिस प्रकार से कहानी के लय में अपने आप को ढाल देते हैं, जैसे लग रहा था कि अंजू जी जब कहानियाँ लिख रही थी वो उसी फुल फॉर्म में लिख रही हो, क्योंकि मैं 2 बार भी पढ़ा तो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई जैसे आपने एक बार पढ़ के सुनाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी किस्सा को ही मुझे सुनने का मौका मिला। जिस अंदाज में आप कहानी सुनाते हो, वो कहानी को और ज़्यादा रोचक बना देते हैं। इन कहानियों में मैंने देखा कि गांव के वो शब्द, क्योंकि मैं भी खुद गांव का रहने वाला हूँ, और इन शब्दों को मैं फिर आप स्ट्रक्चर वे में लिखना शुरू करते हैं। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, पर कुछ कहानियाँ होती हैं जो बाकी नहीं जाती हैं, वो आपका सुनती ही नहीं, क्योंकि वो हो सकता था कि वो डिसीजन ले ले, प्रैक्टिकल औरत की तरह डिसीजन ले ले कि वो उसके बच्चे को नहीं रखेगी और वो चली जाएगी, पर यथार्थ में ऐसा नहीं हुआ था। यथार्थ में यही हुआ था कि वो वही रह जाती है और वो थारूनी बन जाती। तो मुझे लगा कि मैं कभी भी उसके ये साथ अन्याय कर लूँगी अगर मैं ऐसा अंत नहीं दूँगी। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको यथार्थवादी अंत देना जरूरी है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं नेपाल में पोस्टेड थी 6 साल तक, तो मैं थारू जनजाति के बहुत ज़्यादा संपर्क में आई। तो थारू जनजाति और बाकी दूसरी जनजातियों में एक बात जो कॉमन है कि इन जनजातियों में औरतें बहुत अधिक इम्पावर्ड। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडक्शन हुआ है, एम्पावरमेंट का जो इंडक्शन हुआ है इस लेडी में, सीमा में, तो वो जो है मुझे लगता है कि थारू लोगों के संसर्ग में रहने पर ऐसा होना लाजिमी था, और ये अंत देना भी मुझे लगा कि सही होगा। एवं थारूनी औरतों के लिए एम्पावरमेंट का ये था, पुंज था जो इसमें आ जाता है, तो मुझे इसके लिए अंत देना पड़ा। ये एक यथार्थ कहानी है।
पर बहुत सारे नाम और घटनाएं बदल दी।